द वेरी फेमस ऑफिसर ये हमारे एक हैं जिन्होंने 7 साल पाकिस्तान के अंदर जासूसी करी। इस एक ऑफिसर ने न केवल उन लोगों की जिंदगी बदली, ना जाने कितने परिवारों को उनका बच्चा, पति, बेटा वो सब उनको वापस दिए। हेलो, हाँ जी। तो आपका ऑनलाइन का किसी के लड़की के संग आपने किया है क्या? सर मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया सर जी। तो वीडियो डालूँ अगर आपको फंसाया गया है तो? सर जी मुझे बचा लो सर जी, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि समाज में ऐसी अवधारणा होती है कि लड़कियां कंपैरेटिवली कमजोर मानी जाती हैं। अब वो लोग उन्हीं नक्सलियों के सामने आके खड़े हो गए। कैसे? आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। अगर आप लोग भी यही सोचते हैं कि इस इतने बड़े देश में, इतने बड़े सिस्टम में जो भी मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं वो केवल और केवल लीडर्स ही लेते हैं, या फिर अगर इस सोसाइटी के अंदर कुछ चेंजेस लाने हों तो वो केवल रिप्रेजेंटेटिव हैं वही ला सकते हैं, ये पूरी तरह से एक्चुअल में सही नहीं है। क्योंकि एक जो ऑफिसर है, एक जो सिविल सर्वेंट है, वो पूरी सोसाइटी में बहुत बड़े बदलाव ला सकता है, एक अकेला ऑफिसर। अगर तुम लोग यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के पीछे भाग रहे हो तो ध्यान रखना, इस सिलेक्शन के बाद आप केवल एक नौकरी नहीं करने वाले, आप लोग बहुत सारे, मैं कहूँगा लाखों लोगों की जिंदगी में बहुत बड़े अहम बदलाव लाने के लिए आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं ऐसे ही कुछ 10 आईएएस आईपीएस ऑफिसर जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनकी ऐसी कुछ कहानियां बताऊंगा जो हो सकता है आपके अंदर तक आपको टच करें, आपको डीप डाउन जाके आपको टच करें, आपको इंस्पायर करें। और मुझे फिर कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट और सबसे इंस्पायरिंग स्टोरी कौन सी है। इन जो इंडिविजुअल हैं, ये जो ऑफिसर्स हैं, इनके अलावा भी अगर आपकी कोई फेवरेट ऑफिसर्स हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे सबसे ज़्यादा फेवरेट में जो ऑफिसर्स हैं उनमें से एक ऑफिसर के बारे में। नाम है अजीत डोभाल जी। आप सब लोग जानते हैं इस समय पर अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में अभी वो एनएसए के पद पर तैनात है, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। 1968 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। केरला उनका कैडर था, लेकिन अपने करियर की शुरुआत में ही वो डेपुटेशन पे चले जाते हैं और एक आईपीएस को डेपुटेशन पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। डेपुटेशन पर वो आईबी में गए, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर गए, और वहाँ पर जाके उन्होंने ऑन ग्राउंड इंटेलिजेंस जो ऑफिसर्स होते हैं वो रोल उन्होंने चुना। जब वो रोल उन्होंने चुना तो आप लोग जानते हैं कि जो रॉ का गठन है वो तो पीछे होता है, रॉ बाद में इवॉल्व होती है, लेकिन उस टाइम पर फिर उनका जो रोल है या फिर उनकी जो तैनाती है वो तैनाती हमें देखने को मिलती है पाकिस्तान के अंदर। और द वेरी फेमस ऑफिसर ये हमारे एक हैं जिन्होंने 7 साल पाकिस्तान के अंदर जासूसी करी। 7 साल पाकिस्तान के अंदर ये स्पाई बन के रहे, और केवल भारत को पाकिस्तान से ही नहीं, कश्मीर में चाहे मिलिटेंसी हो, अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, उन मिलिटेंट से उनके बीच में बैठ के नेगोशिएशंस करने की बात हो, चाहे फिर कांधार हाईजैक की बात हो, ऐसी मुश्किल घड़ियां जो देश के ऊपर आई, जिस समय पर पूरा देश पैनिक करता था, उस समय पर इस व्यक्ति ने देश को बचाने के लिए, हमारी सिक्योरिटीज को मजबूत करने के लिए ये व्यक्ति कूल एंड काम होके स्ट्रेटजीज बनाता था। अब मैं आपको ऐसे 10 सिविल सर्वेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं जिन्होंने इंडिया की सोसाइटी में बहुत बड़े कंट्रीब्यूशंस दिए। मैंने ये 10 नंबर ही क्यों चूज किया, इसके पीछे का एक रीजन है। ये 10 केवल एक नंबर नहीं है, ये 10 सालों की एक जर्नी है, 10 सालों का एक प्यार है, 10 सालों का एक भरोसा है आप सबका अनअकैडमी के ऊपर। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अनअकैडमी इस 10 तारीख को अपना 10वां जन्म दिवस सेलिब्रेट कर रहा है, और डेफिनेटली 10 साल तक लोगों ने अनअकैडमी को इतना ज़्यादा प्यार दिया, तो अपने इस बर्थडे पर भी अनअकैडमी हमारे लर्नर्स को इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, उनको कुछ सिखाने के लिए, इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े लीडर, क्रिकेट की दुनिया में जाने माने हस्ती सचिन तेंदुलकर जी को हम यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं। हम सब लोग उनके साथ में जुड़ने वाले हैं, तो आप सब लोग भी ये जो वीडियो आपको दिख रहा होगा होम पे, इस पे जाके नोटिफाई कर लेना। 10 तारीख को हम सब लोग सचिन तेंदुलकर जी के साथ में मिलेंगे और इस सेलिब्रेशन को हम लोग और शानदार बनाएंगे, और ये 10 साल की जर्नी और भी इसी तरह से मोटिवेशन के साथ में आगे शानदार तरीके से बढ़ती रहेगी। तो अगले हमारे इंस्पायरिंग ऑफिसर हैं फैज़ अहमद मुमताज़।
जामतारा आप सब लोगों ने हो सकता है वेब सीरीज देखी हो। मैं बता देता हूं आप लोगों को। जामतारा को आप लोग जानते होंगे, साइबर फ्रॉड के लिए जाना जाता था। ये पहचान थी जामतारा की। वहां का ज्यादातर जो यूथ था, ज्यादातर जो युवा था, वो साइबर फ्रॉड में लगा हुआ था। यानी कि बाई कॉल, मैसेज, हर तरीके से वो लोगों से साइबर ठगी करते थे। यानी कि पूरी तरह से अपराध की दलदल में फंसे हुए लोग थे। ऐसे लोगों की जिंदगी बदली इस ऑफिसर ने। इस एक ऑफिसर ने न केवल उन लोगों की जिंदगी बदली, ना जाने कितने परिवारों को उनका बच्चा, पति, बेटा, वो सब उनको वापस दिए। इनका एक इनिशिएटिव था जो कि बहुत ज्यादा फेमस था, और वो इनिशिएटिव था इन्होंने कि जो अपराध में सारे लोग बिजी थे, उन सभी लोगों को, या फिर मैं कहूंगा ओवरऑल लगभग 118 जो ब्लॉक्स या फिर कह सकते हैं पंचायतें थी, उनमें लाइब्रेरीज खोली। और जो भटका हुआ युवा वहां का था, जो साइबर फ्रॉड्स में अवेलेबल या फिर साइबर फ्रॉड्स में वो बिजी था, उस भटके हुए युवा को पढ़ाने के लिए एक सही दिशा दी। यूं तो एक सिविल सर्वेंट बहुत सारे अपने इनिशिएटिव लेता है, लेकिन इनका ये सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग जो काम उन्होंने किए, उनमें से एक काम था। अब सोशल मीडिया तो हमें से ज्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं, हम सब लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक ऐसा ऑफिसर जिसने सोशल मीडिया को ही पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम के तौर पे बदल दिया। मैं बात कर रहा हूं आईएएस प्रशांत नायर के बारे में, 2010 के आईएएस ऑफिसर, जिसे लोग कलेक्टर ब्रो के नाम से जानते थे। कलेक्टर ब्रो के नाम से वो फेमस हैं। ये कलेक्टर ब्रो इसलिए बोला जाता था क्योंकि वो जब कोई उनके पास अपनी समस्या लेके आता था, तो एक भाई की तरह उस समस्या का सॉल्यूशन उन लोगों को वो देते थे। बड़ा कमाल का काम उन्होंने एक किया, हालांकि काफी ज्यादा हिम्मत वाला ये काम था, क्योंकि कलेक्टर के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उन्होंने सोशल मीडिया को जब इस्तेमाल किया, तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग, वो लोगों से पूछते कि बताइए, कोझिकोड में जब वो काम कर रहे थे, वो लोगों से पूछते कि बताइए आपको क्या समस्या, आपको क्या प्रॉब्लम है। लोग जो भी कमेंट सेक्शन में लिखते, हैंड टू हैंड उन सभी समस्याओं का सॉल्यूशन होता। इतना ही नहीं, जब वो कोझिकोड में काम कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऑपरेशन चलाया, ऑपरेशन सुलेमानी। इसका मुख्य जो उद्देश्य था वो ये था कि कोझिकोड के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। अब इस कमाल की व्यक्ति ने एक पूरा सिस्टम बनाया, जिसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वॉलंटियर्स, सिविल सोसाइटीज, रेस्टोरेंट के मालिक, उन सब लोगों से बात करी और सब लोगों को इकट्ठा किया। जो भी बचा हुआ खाना है, एक्स्ट्रा खाना है, उन सभी चीजों को अरेंज करके जो शहर के भूखे लोग थे, उन लोगों को खाना मिलता था। और ये लगभग एक बहुत शानदार, एक मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ी सीख, या फिर मैं कह सकता हूँ कि जो ग्राउंड पर सबसे नीचे एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के जीवन में एक सिविल सर्वेंट कितने बड़े बदलाव ला सकता है, इससे बेहतर एग्जाम्पल कोई और हमें नहीं मिल सकता। सामान्यतः हमारे समाज की प्रवृत्ति में आपने देखा होगा कि जो लड़कियां हैं, उन लड़कियों को घर से बाहर निकलने में घर वाले काफी आनाकानी करते हैं। और स्पेशली जब बात करी जाए नक्सली या फिर आतंकी क्षेत्रों की, तो वहां पर ये डर और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि समाज में ऐसी अवधारणा होती है कि लड़कियां कंपैरेटिवली कमजोर मानी जाती हैं। लेकिन एक बड़ा बदलाव किया यहाँ पर एक ऐसी आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने हमेशा से मुझे इंस्पायर किया है। नाम है आईपीएस अंकिता शर्मा। छत्तीसगढ़ में उनकी जो तैनाती है, तैनाती देखने को मिली, और सामान्यतः आपने उन्हें सोशल मीडिया या फिर न्यूज चैनल्स पे आपने उनको लेडी सिंघम के नाम से जाना होगा। इस ऑफिसर ने दुर्ग में एक प्रोग्राम चलाया। उस प्रोग्राम का नाम था दुर्ग सुपर 30। ये दरअसल एक ट्राइबल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, जिसमें वहां का जो यूथ था, चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, उन लोगों को इन्होंने वहां पर ट्रेनिंग दी, वहां पर पढ़ाया, उनको गाइड किया। और जो लोग नक्सलियों के डर से, जो लड़कियां, जो लड़के, जो युवा नक्सलियों से डर के घर से बाहर नहीं निकलते थे, या फिर नक्सलियों के बहकावे में आके नक्सलिज्म का भाग बन जाते थे, अब वो लोग उन्हीं नक्सलियों के सामने आके खड़े हो गए। कैसे? उन्हें डिफेंस की जितनी भी इंस्टीट्यूशंस, जो एग्जाम होते थे, चाहे मान लो पैरामिलिट्री फोर्सेस रहे, पुलिस रहा, आर्मी रहा, ऐसे एग्जाम के लिए जब उनको प्रिपरेशन कराई, तो बहुत सारा जो युवा है, वो वहाँ का लोकल युवा इन नौकरियों के अंदर आया। नक्सल से डरने वाला जो युवा था, अब वही युवा
उस नक्सल और आतंक को खत्म करने के अंदर उसने अपनी भागीदारी दिखाई। आज जिस चुनाव आयोग पर निष्पक्षता को लेके बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, उसी चुनाव आयोग में एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा ऑफिसर चुनाव आयुक्त के तौर पर आया जिसने चुनावों की दशा ही बदल दी, जिन्होंने एक ऐसा बड़ा निर्णायक मोड़ दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। इवन मैं कहूँगा एक ऐसा टाइगर बनाया जिसके वाकई में बहुत जबरदस्त मजबूत दांत उसको प्रोवाइड कराए। मैं बात कर रहा हूँ श्री टी.एन. शेषन जी के बारे में। आज के समय पर जब जैसा मैंने बताया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं कि साहब ये तो पॉलिटिशियंस हैं, उनको फेवर करते हैं या फिर दबाव में काम कर रहा है, लेकिन टी.एन. शेषन ने इन पॉलिटिशियंस के दबाव को लगभग पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश करी। उनका एक बड़ा फेमस डायलॉग था, आई ईट पॉलिटिशियंस फॉर ब्रेकफास्ट। वो दबाव में नहीं आते थे इतने आसानी से। मूवी वेब सीरीज में आपने देखा होगा पुराने समय पर किस तरह से जब इलेक्शंस होते थे तो बंदूक की नोक पर इलेक्शंस होते थे। और इतना ही नहीं, बूथ कैप्चरिंग बहुत ही कॉमन था, बहुत नॉर्मल था उस समय पर। इलेक्शन हो गए, बूथ कैप्चर कर लिए गए, मतलब डेमोक्रेसी के नाम पर एक मजाक था देश के अंदर। उस व्यक्ति ने डेमोक्रेसी को वाकई में जमीन पर उतारने का काम किया। उन्होंने चुनाव आयोग में ऐसे परिवर्तन इतना ताकतवर उसे बनाया कि जो इलेक्शंस होते थे बूथ कैप्चरिंग को रुकवाया। इतना ही नहीं, जो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे अपनी काली कमाई से या फिर क्रिमिनलाइजेशन से जो पैसा उन्होंने कमाया था और उस पैसे का इस्तेमाल वो गलत तरीके से फायदा उठाने के लिए इलेक्शंस में करते थे, उस चुनावों के खर्चों पर लिमिटेशंस लगाने की कोशिश करी। आजकल कई बार न्यूज में रहने वाली जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उन्होंने ही शुरुआत कराई थी इस चीज की। साथ ही साथ उन्होंने एक, मैं ये कह सकता हूं अगर ओवरऑल आप उनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे कि जिसे आज हम कहते हैं कि भारत भारत क्यों है, क्योंकि वो इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को मेंटेन करके चल रहा है। उस डेमोक्रेसी को उन्होंने जिंदा रखा और काफी मजबूती प्रदान करी। चाहे छोटे स्तर पर देखो चाहे बड़े स्तर पर, एक सिविल सेवक हमेशा अपना एक जो बड़ी छाप है, बड़ी छाप समाज के ऊपर छोड़ता है। अगर आप लोग यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने मूवी एक देखी होगी जरूर, और उसका नाम है 12th फेल मूवी। 12th फेल मूवी फेम आईपीएस मनोज शर्मा, आप सब डेफिनेटली उनका नाम जानते होंगे। एक तरफ जहां लोग सपना देखते हैं और सपना ही नहीं उस चीज को वास्तविकता में भी लागू करते हैं कि ऑफिसर बनने के बाद लोग अपने घरों में पैसे भरने पर जोर लगाते हैं, वहीं एक ऐसा आईपीएस ऑफिसर था जो पैसे पे नहीं इंसानियत और पुलिसिंग पर फोकस कर रहा था। वो ऑफिसर और फ्यूचर के जो ऑफिसर्स थे उनके लिए एक ऐसी नजीर पेश कर रहा था जो कि लोग उसको देख के इंस्पायर हों कि इस सेवा में आने के बाद पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लोगों से जुड़ाव। साथ ही साथ कम्युनिटी पुलिसिंग पर उन्होंने एक गहरी छाप छोड़ी, ईमानदारी और इंसानियत पर बहुत बड़े जो उनके कंट्रीब्यूशंस थे वो हमें देखने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, एक गांव का लड़का, सीधे साधे मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव का लड़का, और आज देश के सर्वोच्च जो पुलिस के पद होते हैं उस पदों पर बैठा हुआ है। और जैसा मैंने कहा कि अपने छोटे छोटे खर्चों को भी उधार लेके करना, इस तरह से अरेंजमेंट करना, उस व्यक्ति ने पूरे पुलिस महकमे, पूरे प्रशासन और जो आने वाले भविष्य के सिविल सर्वेंट हैं उनके अंदर ईमानदारी की एक बहुत बड़ी जो वैल्यू है उस वैल्यू को इनकलकेट करने का काम किया। हमारे देश में हेल्थ सिस्टम को लेके काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। हर एक परिवार या फिर हर एक व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि वो कोई बहुत महंगे उपचार को अफोर्ड कर सकता हो। हर किसी के बस की बात नहीं उस चीज को अफोर्ड करना। और जब ऐसी कंडीशन बनती है तो बहुत सारे लोगों के सामने ये हालात होते हैं, उनकी नजरों के सामने, जब वो इलाज नहीं करा पाते, उनके अपने ही लोग तड़प तड़प के दम तोड़ देते हैं, क्योंकि इलाज काफी महंगा होता है, प्राइवेट तरीके से कराएंगे। और इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक डॉक्टर थे, मतलब आईएएस ऑफिसर ही थे, लेकिन डॉक्टर आईएएस समित शर्मा उनका नाम था। उन्होंने राजस्थान के अंदर एक बड़ा चेंज लेके आए। आप में से बहुत सारे लोगों ने, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने जेनरिक मेडिसिन नाम का एक टर्म सुना होगा। दरअसल ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनका फॉर्मूला लगभग वैसा ही, यानी कि जो इनके साल्ट्स होते हैं वो वैसे ही होते हैं जैसी बड़ी ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं। लेकिन जो बड़ी कंपनियों की ब्रांडेड दवाइयाँ होती हैं वो काफ़ी महंगी आती हैं। और इंडिया में आप जानते हैं कि हम लोग जेनरिक मेडिसिन्स को बनाने में हम लोग बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया में हम भेजते भी हैं उन दवाइयों को, तो अपने यहाँ ही हम उनका अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे थे उन जेनरिक मेडिसिन्स का।
सरकारी जो पूरे के पूरे विभाग हैं, उस पूरे विभागों में आईएएस समित शर्मा ने ऐसे इनिशिएटिव लिए कि जो जेनरिक मेडिसिन्स थी वो उनकी जो एक्सेस थी वो आम आदमी तक आसानी से हो जाए। अब इस जेनरिक मेडिसिन की वजह से जो आप समझो कि जो 120 रुपए की टैबलेट थी, एक आम आदमी मान लो 10 दिन का कोर्स कर रहा है तो उसके लिए अफोर्ड करना सोचेगा वो व्यक्ति, तो अगर मान लो 120 रुपए की जो दवाई थी वो अब 8 रुपए की मिल रही है। अगर मान लो क्योंकि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर हमारे भारत में बहुत कॉमन है, तो अगर इसी प्रकार से एंटीबायोटिक अगर कोई मेडिसिन है 300 रुपए की थी, वो अब लगभग 20 रुपए की, 25 रुपए की ऐसी हो गई। और इतना ही नहीं, सरकारी महकमों में भी यानी कि सरकारी हॉस्पिटल्स जो होते थे, उन दवाइयों का जो प्रोक्योरमेंट होता था उसमें भी बहुत करप्शन होता है, आप सब लोग जानते हैं। तो जो दवाइयों का प्रोक्योरमेंट किया जाता था उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़े स्तर पर ये लेके आए। आप समझ रहे हैं, एक जो सिविल सर्वेंट है वो लोगों की जिंदगी को कितने नजदीकी तक वहां पर जो चेंजेस हैं वो चेंजेस वहां पर वो लेके आ रहा है। यानी कि जो लोग अब तक महंगा इलाज नहीं उठा पाते थे, अब वो लोग सेम ट्रीटमेंट को कम दामों में, यानी कि जो जितना पॉकेट उनकी अलाउ करती थी उसी खर्च में वो अपने लोगों को फिट रख पा रहे थे, अपने लोगों को हेल्दी रख पा रहे थे। अब हम सब लोगों ने बचपन से ही पढ़ा है कि जल ही जीवन है, लेकिन ये जल हर जगह इतनी आसानी से भी नहीं मिलता। मैं बात कर रहा हूँ जैसे थार डेजर्ट के बारे में, राजस्थान वाला जो एरिया है, मेनली उस एरिया के बारे में। आप लोग जानते हैं कि जो डेजर्ट का एरिया है वहाँ पर बूंद बूंद पानी की वैल्यू होती है और अंडरग्राउंड जो पानी है वो भी इतना ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं होता। लोगों को भी काफ़ी जो चैलेंजेस हैं वो फेस करने पड़ते हैं, वातावरण, वन्य जीव एंड ऑल, इन सब की समस्या रही वो अलग। यहीं पर एक ऐसा इनिशिएटिव जो आम लोगों की जिंदगी में काफ़ी बड़े इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। वहाँ पर जो बारिश का यानी कि जो वर्षा से जो पानी आता है, उस पानी की एक एक बूंद को इकट्ठा करके उन लोगों के लिए उस पानी का संरक्षण करा गया, वाटर कंजर्वेशन करा गया। और इतना ही नहीं, इस कंजर्वेशन के लिए, और ये कंजर्वेशन उन्होंने लोगों की यानी कि जिन लोगों के लिए काम कर रही हैं उन लोगों के साथ मिलकर, उन लोगों की भागीदारी से उस पानी को कंजर्व किया। मैं बात कर रहा हूँ द वेरी फेमस आईएएस ऑफिसर टीना डाबी के बारे में, जो 2015 की ऑफिसर हैं। और वो केवल इतना ही नहीं, उन्हें इस उनके इनिशिएटिव के लिए अभी जल संचय जन भागीदारी जो प्रोग्राम है उस, या फिर जो पुरस्कार है वो पुरस्कार उनको यहाँ पर मिला, और लगभग 2 करोड़ की जो राशि है वो राशि उन्हें उस जिले के रूप में उनको प्रोवाइड कराई गई थी। अब केवल इतना ही नहीं, ये तो कुछ ही चुनिंदा जो न्यूज़ में रहते हैं उन अचीवमेंट्स की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा क्योंकि जो उनका पोस्टिंग है वो पोस्टिंग पाकिस्तान के जो बॉर्डर हमारे ज़िले हैं वहाँ पर उनकी पोस्टिंग देखने को मिली है। अभी अगर देखें तो अभी के हिसाब से अगर मैं बता पा रहा हूँ तो उन जगहों पर भी, क्योंकि जो बॉर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिफरेंट होता है सामान्य एडमिनिस्ट्रेशन से, तो वहाँ पर भी काफ़ी इफ़िशियंटली उन्होंने काम करा है। इतना ही नहीं, इंस्पिरेशन, गाइडेंस, बहुत सारे वीडियोस, शॉर्ट्स आपने देखे होंगे, और आपने बहुत सारे वीडियोस तो ऐसे भी देखे होंगे किस तरह से कम्युनिटी में जाके उन्होंने, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उन्होंने जाके किस तरह से जनसभाओं को संबोधित करना, कोई इवेंट, कोई समारोह अगर हो रहा है तो वहाँ के लोगों को बताना। और इससे बेस्ट एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता कि एक महिला आईएएस ऑफिसर जिसने पहले अटेम्प्ट में AIR 1 में कह सकता हूँ, जिन्होंने AIR 1 यानी कि देश में सर्वोच्च पद, सर्वोच्च सेवा, सर्वोच्च एग्जाम में से एक एग्जाम जिसमें पहली पोजीशन पर जो महिला आई हो, अगर वही महिला कन्विक्शन के साथ जाके बता रही है कि देखो भाई, जो चाइल्ड मैरिज हम लोग जिसे फॉलो कर रहे हैं वो बच्चों के लिए, समाज के लिए, परिवारों के लिए वो ठीक नहीं है, तो वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से लोगों को समझ में आती है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल जो सेक्टर्स में उनके जो कंट्रीब्यूशंस हैं वो कंट्रीब्यूशंस हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा द वेरी इंस्पिरेशनल आईएएस ऑफिसर आर्मस्ट्रॉन्ग पामे, मणिपुर के आईएएस ऑफिसर जो कि 2012 बैच के ऑफिसर थे। आपने सुना होगा जब भी आप कोई सरकारी काम करवाने के लिए जाते हैं तो ऑफिसर्स यूजुअली ये बहाने लगाते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। ये एक ऐसा ऑफिसर था कि सरकार के चैलेंजेस, सरकार की लिमिटेशंस के बावजूद भी इसने सोसाइटी को बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन करे, और इस व्यक्ति को मिरेकल मैन के नाम से जाना गया। क्यों? दरअसल हम लोग जानते हैं मणिपुर में इनकी पोस्टिंग, जैसा मैंने बताया, और नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और स्पेशली जब स्वास्थ्य आकस्मिकताएँ आती हैं, जब हेल्थ इमरजेंसीज होती हैं, तो वैसी कंडीशंस में जो आवाजाही है उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते थे। गवर्नमेंट ने कहा कि इमीडिएट हमारे पास फंड्स नहीं हैं,
इस व्यक्ति ने बड़ा ही एक इनोवेटिव जो रास्ता है वो निकाला। इस व्यक्ति ने क्राउड फंडिंग शुरू करी, फेसबुक के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश करी, जिसमें स्टूडेंट्स हों, एनआरआई लोग हों, बिजनेस हाउसेस के लोग हों, और शुरुआत करी अपनी सैलरी के डोनेशन से। कुल मिला के इन्होंने लगभग 40 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए क्राउड फंडिंग के माध्यम से। एक पैसा भी सरकार का नहीं लिया, लोगों की मदद से अपनी सैलरी कुछ दी, वहां की जनता के लिए, वहां के लोगों के लिए। क्योंकि एक लीडर को इनिशिएट करना होता है, ये उसकी खास विशेषता होती है। आप शुरुआत करिए, आप अच्छे लीडर हैं, शुरुआत आपको करनी होगी, लोग आपको फॉलो करेंगे। उन्होंने अपनी सैलरी से शुरुआत करी, 40 लाख का फंड बना और लगभग 100 किलोमीटर दूर की जो सड़क है उस सड़क का निर्माण हुआ। इसी सड़क को बोला गया पीपल्स रोड। आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी की रेखा, जिसे लाइफलाइन में कह सकता हूं, वो बन के ये रोड आज भी संचालित है। अब जब कोई इतने बड़े इनिशिएटिव कुछ लेता है, उसे हमेशा याद रखा जाता है। तो वही, जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि एक सिविल सर्वेंट लोगों को बहुत नजदीकी से इम्पैक्ट करता है। आपने काफी सारे सिविल सर्वेंट्स को देखा होगा कि वो जनता के इतने ज्यादा करीब हो जाते हैं कि कई बार गवर्नमेंट उनको पनिश करने की कोशिश करे या फिर ट्रांसफर करने की कोशिश करे तो जनता सामने खड़ी हो जाती है। यानी कि अल्टीमेटली जनता उनको बहुत जबरदस्त तरीके से सपोर्ट करती है। और एक ऐसी ही आईएएस ऑफिसर के बारे में आपको बता रहा हूं, जिनके नाम में उनकी पर्सनैलिटी झलकती है। नाम है उनका आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक समय पर, आज भी काफी हद तक हैं, लेकिन एक पुराने समय में हम अगर देखेंगे तो उस समय पर बहुत ज्यादा जो अवैध रूप से जो रेत खनन वाले जो माफिया होते थे, उनका बोलबाला बहुत जबरदस्त था और कहीं ना कहीं सरकारों का सपोर्ट भी उनको बहुत जबरदस्त तरीके से मिलता था। इसलिए उन जो बालू का खनन होता था, उन माफियाओं का रोकना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था प्रशासन के लिए इवन। और जब अवैध खनन होता है तो उससे न केवल हम जानते हैं किसी एक व्यक्ति को, बल्कि पूरे के पूरे इकोसिस्टम को वहां पर बहुत सारे नुकसान पहुंचते हैं। ये आईएएस ऑफिसर ने इतने बड़े लेवल पर कार्रवाइयां चलाई। दिल्ली में जो यमुना और हिंडन रिवर है, वहां पर लगभग हजारों करोड़ों की जो माइनिंग थी, उस माइनिंग को वहां पर रोका, जो अवैध रूप से हो रहा था जो खनन। इतना ही नहीं, बहुत महंगे जो उपकरण होते हैं, मशीन्स होती हैं, ट्रक्स होते हैं, उनको बड़ी संख्या में जब्त किया। अब डेफिनेटली ऐसे जो माफिया लोग होंगे उनका सरकार के साथ कनेक्शन होगा। स्टिल उसके बाद भी जब उनके कनेक्शन स्ट्रांग थे तो उन लोगों ने अप्रोच किया गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने इनके काम के लिए या फिर इन्होंने जो एक्शंस लिए थे, उन एक्शंस के लिए गवर्नमेंट ने इनको निलंबित तक कर दिया, गवर्नमेंट ने इनको सस्पेंड तक कर दिया। लेकिन जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो देश की जनता आपके साथ खड़ी होती है। लोगों ने कैंपेन चलाए, डोंट पनिश ऑनेस्टी, और सच में एक तरीके से जब इनके ऐसे प्रयास देखे तो बड़े स्तर पर जो अवैध खनन था बालू का, उसको रोका गया। इतना ही नहीं, एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट तक ने जो बालू का अवैध खनन होता था उसको इकोलॉजिकल डिजास्टर के रूप में उन्होंने इसको मान्यता दी। मैंने आपको इतनी सारी कहानियां बताई, आप मुझे बताएं आपको सबसे बेहतरीन कहानी कौन सी लगी, आपकी कोई और फेवरेट है आप वो भी बताएं उस ऑफिसर के बारे में। लेकिन अंत में मैं यही कह के बंद करना चाहूंगा कि अगर आप एक आईएएस आईपीएस जो भी आप एक सिविल सर्वेंट बनते हैं तो एक बहुत बेहतरीन मौका होता है समाज के लिए, देश के लिए कुछ कर दिखाने का। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।